नमस्कार दोस्तों, एबीपी अवध के इस फेसबुक पेज के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचना चाह रहा हूं। और जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहा है कि मैं आज वामपंथ और मीडिया के ऊपर बोलूँगा। इससे पहले कि मैं इन सब बातों पे चर्चा करूं, मैं 1 मिनट के लिए आपका समय लेना चाहूँगा ताकि मैं इस वीडियो को और भी जगहों पे शेयर कर दूं ताकि और भी लोग जुड़ सकें। खैर, कुछ समस्या आ रही है, जो भी है। शुरुआत में सबसे पहले तो आज जो हमारे 5 सैनिक अफसर, उनकी वो जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हैं, इस कारण से हम हैं। और चूँकि मेरे कई मित्र सेना में हैं, कई सीनियर हैं, जूनियर हैं, इस कारण भी मेरा अटैचमेंट ऐसे ही बढ़ जाता है। मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, उस कारण से भी। तो यहीं से बात को शुरू करते हैं कि कश्मीर का किस्सा जो है, उसमें कई बार जो डिस्टर्बेंसेज वहाँ पे हैं उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उस पर कभी चर्चा नहीं होती कि किस समय में ऐसा होना शुरू किया, जड़ में कौन था, क्यों इस्लामिस्ट जो है, रेडिकल इस्लामिस्ट कह सकते हैं, या मुस्लिम फसादी जो है वहाँ पे, वो लोग क्यों इतने प्रबल हो गए कि 100% पॉपुलेशन जो वहाँ पे हिंदुओं की थी वहाँ से पहुँच के हो गया 4%, और उसे भी जो है फ्लश आउट करने की ज़रूरत हो जाती है। मस्जिदों से बार बार बोला जाने लगा कि इनको निकालो, हिंदू मर्दों को जाने दो, औरतों को रखो, तमाम तरह की बातें जो कई बार मैं कह चुका हूँ। आप लोग पढ़ते लिखते हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि मैं किस बात तक कहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ। उन सारी बातों को वामपंथियों ने, जब वो सवाल करते हैं कि कश्मीर में जिनोसाइड हो रहा है, कश्मीर में आर्मी जो है एट्रोसिटी कमिट कर रही है, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आपसपा लगा हुआ है, तमाम तरह की बातें होती हैं, वहाँ पे ये लोग परिणाम पर बात करते हैं। परिणाम क्यों आया, एक्शन जो था, उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती है। और ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न वामपंथियों का बहुत शुरू से रहा है। अब ये बात करते हैं, इसको मैं फिर वापस इस पे आएंगे। शुरू करते हैं वामपंथी और मीडिया, आज का टॉपिक है। तो वामपंथ क्या है? वामपंथ एक आदर्श स्थिति में, किताबों में जो इनके लिखा हुआ, वो ये है कि हर आदमी को बराबर काम करने के बराबर पैसे मिले, हर आदमी को एक बढ़िया लाइफ मिले, समाज में डिस्पैरिटी ना हो, ऊंच नीच ना हो, भेदभाव नहीं हो, सबको खाना पीना मिलता रहे, मोर और लेस जो इस तरह की है। बाकी बातों में आप घुसना चाहेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वामपंथ ने दुनिया के साथ क्या किया है वो दिख रहा है। रूस में दिख गया, वेनेजुएला में दिख गया, आपको अपने ही देश में केरल और बंगाल में देख लीजिए कि वहाँ पॉलिटिकल किलिंग्स किस तरह से होती रही हैं। तमाम जगहों पे आप देखेंगे तो वामपंथ ने दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसके लिए उसको कुछ अच्छा करने का क्रेडिट दिया जा सके। कहने को सर्वहारा की लड़ाई की बात ये लोग करते हैं, लेकिन सर्वहारा वास्तव में है कौन? क्या किसी सर्वहारा को लेनिन ने सत्ता दी थी? माओ किसी सर्वहारा को, उसकी लड़ाई लड़ रहा था तो वो खुद क्यों बन जाता है? और उसके बाद उसने कितने करोड़ लोगों को मारा है। इन हत्यारों को वामपंथी जो है अपना हीरो बनाता है। माओवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, इनके नाम पे पार्टियां हैं, और पार्टियों से इतर इनका एक तंत्र है। और तंत्र हर समय काल में, देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो वामपंथ जब आया था तो बेकार की अवधारणा रहेगी, नहीं। हर विचार का एक समय होता है, उस समय में वो विचार जो है पल्लवित होती है, उसको उस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, उस तरह के थिंकिंग इंडिविजुअल्स रहते हैं जो सत्ता में होते हैं, तो उसको जो है पॉलिटिकल पावर भी मिलता है, वो सत्ता में भी वो विचारधारा पहुंचती है। और उसके बाद अगर वो ढंग की रही तो कुछ 100 साल तक चलेगी, नहीं रहेगी तो उसका अंत हो जाएगा। यही हुआ वामपंथ के साथ। जो सब्ज़बाग इन्होंने दिखाए थे वैसा कुछ हुआ नहीं एक्चुअलिटी में, मतलब ज़मीनी हकीकत जो थी वो कुछ और निकल के आई। किताबों में इन्होंने कुछ और लिखा, ज़मीन पर कुछ और ही निकल के आया। अभी क्या हो गया कि सर्वहारा की नौटंकी के नाम पे ये लोग
सेक्स, नशा, हिंसा, ये 3 चीज़ों पे कम्प्लीटली फोकस्ड हो चुके हैं और हर नैरेटिव में गरीबों को ढाल बनाकर, दलितों को ढाल बनाकर, दबे कुचले और वंचितों और पीड़ितों को ढाल बनाकर ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं करंट गवर्नमेंट को अटैक करने के लिए। करंट गवर्नमेंट को क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि करंट गवर्नमेंट और उसके समर्थक जो हैं, इनके जितने एट्रॉसिटीज़ रहे हैं और इनका जो एक्चुअल में वैचारिक बात हम करेंगे नहीं। वैचारिक बात हम क्यों करें? जो तुम एक्चुअल में धरती पे कर रहे हो, जो तुम पाप फैला रहे हो, हम तो उसकी बात करेंगे। जो अभी हो रहा है हम उसकी बात करेंगे, तो वही बात होगी। तो इन्होंने सर्वहारा के नाम पे पूरा नक्सल तंत्र जो है इस देश में विकसित हुआ और वहाँ से अपनी जो फीमेल कॉमरेड्स हैं इनकी, उनको सेक्स स्लेव बना के रखते हैं और उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ सेक्स के लिए रखा जाता है। कई लड़कियाँ जो उस चंगुल से छूट के कॉलेज में रहेंगे, तो कॉलेज में तो बड़ा बढ़िया लगता है ये सब बात करना, और एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझता हुआ इंसान कॉलेज में जो है वामपंथ के प्रति आकर्षित होता है। और वहाँ पे भी आप जाकर देख लीजिए, मैं आपको प्यूरिटैनिक होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आदर्शवादी होने की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉलेजेज में आप जाके देख लीजिए, अभी ही जादवपुर यूनिवर्सिटी की लड़कियों का एक सीरीज आया था, वहाँ वामपंथी SFI वाले कैसे यूज करते हैं लड़कियों को कि तुम जो है हमारे लिए काम करो, आगे जाओ और ABVP वाले पे मोलेस्टेशन का चार्ज लगा दो, उनको बिठा दो। ये JNU में बहुत ही आम चीज़ है, ये कई बार ये लोग कर चुके हैं। JNU में आपके मित्र रहते होंगे, उनको पता होगा कि कैसे वामपंथियों के विरोध में जो भी खड़ा होता है उसको लगता है कि इसका पोजीशन स्ट्रांग है तो उस पर मोलेस्टेशन का चार्ज लगा दे, और ये धीरे धीरे करते हैं। 3 महीना पहले अगर पता चलेगा कि ये लोग खड़ा होने वाला है तो उससे प्यार का प्रपंच रचा जाएगा। लड़कियों को ये इस्तेमाल करते हैं, और लड़कियां जब 2-3 साल तक इन चीज़ों को जब तक वो समझ पाती हैं और जब तक उनके सर पर से जो ये दिमागी एक जो पर्दा डाल देते हैं कि तुम्हारी देह भी कम्यून की प्रॉपर्टी है, इस तरह की वाहियात बातें करके उनका सेक्सुअल जो है एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। ये सारा सत्य जब तक उनको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये जो है हिंसा को जस्टिफाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इस्लामी फसाद जो है जिहाद के नाम पे जस्टिफाई किया जाता है। इन दोनों में आप पैरेलल देख सकते हैं कि हर वो आदमी जो इनकी विचारधारा से एग्री नहीं करता है, हर वो आदमी जो नहीं मानता है कि ये जो कट्टरपंथी इस्लाम है वो सही नहीं है, वो जो ऐसा बिलीव करता है, उसको ये काफिर और वाजिबुल कत्ल मानते हैं कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी क्योंकि तुम हमारे अल्लाह में विश्वास नहीं रखते। उसी तरह वामपंथियों का आप देख लीजिए, आपसे ये इंगेज तक नहीं करना चाहेंगे अगर आप इनके थॉट प्रोसेस को लाइक नहीं करते। तो आप इनके अगेंस्ट बोलेंगे तो आपको जो है, अगर इनकी संख्या ज़्यादा रही तो हुआ करके भगाने की कोशिश करेंगे, डिमीन करने की कोशिश करेंगे। इनका एक बड़ा ही पेट फ्रेज है, थोड़ा पढ़ के आओ। जैसे कि सारी पढ़ाई जो है ये अभिमन्यु की तरह अपने माँ के गर्भ से सीख कर आए थे और बाकी लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। और नहीं भी पढ़ा है तो क्यों पढ़े? तुम होते कौन हो? तो तुम्हारा जो कचरा ज्ञान है, जो शब्द सब उठाते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, तुमको किसी दारू की महफिल में तुम्हारा जो बाबा होता है वहाँ पे जो ज्ञान देता है तुम्हें, JNU जादवपुर ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में फर्जी बातें बोलता रहता है जो कि सच्चाई और वास्तविकता को संदर्भ में लेने से परे होती है। कि देखो फ्लाईओवर के लोग नीचे जो है लोग सो रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? अरे भाई, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ जनता है, हमेशा कुछ न कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे सोएंगे। वो गरीबी है, उसका अंत नहीं हो सकता। 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमीज हैं चीन और अमेरिका, क्या वहाँ होमलेसनेस नहीं है? वहाँ गरीबी नहीं है? वहाँ भूखमरी टाइप की सिचुएशन नहीं है? समाज उसी तरह से स्ट्रक्चर्ड ही होता है कि हैव और हैव नॉट्स रहेंगे। हाँ, ये दिक्कत है कि उनके बीच की खाई जो है उसको कम की जा सकती है। ऐसा ना हो कि आदमी भूखमरी से मर रहा हो, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि निकम्मों को हमेशा, मतलब सरकार या एक तंत्र जो है, जो निकम्मे लोग हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, जो किसी काम के नहीं है, कहीं से भाग कर आए हैं, अपने पास्ट से भाग रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक हद तक ही सरकार कोशिश करती है।
उसके लिए नाइट शेल्टर्स बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को रोजगार देना 130 करोड़ में ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरकार उसको मरने के लिए छोड़ देगी। सरकार अपने स्तर से हमेशा प्रयत्न करेगी। तो इन बातों को जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उनको उदाहरण बना के जो यंग लड़के आते हैं कॉलेजेस में, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी वल्नरेबिलिटी जो होती है, और वो लोग कुछ नहीं जानते। 12th पास बच्चा है, वो आएगा, उसको अचानक से उसके ऊपर इतना तुम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का लोड दे दोगे, और 12th क्लास पास करके जो बच्चा 18-19 साल का, वो तो ऐसे ही, वो तो यंग है तो रेबेल होगा ही, और उसके लिए ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित होना जो है बहुत ही सामान्य सी घटना होती है। हर व्यक्ति जो है अपनी युवावस्था में जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट होता है, उसको लगता है दुनिया में सारी प्रॉब्लम है दुनिया के साथ और ये सॉल्व हो सकती है, तो क्यों नहीं हो रही है। उसको ये समझने में 10 साल और लग जाता है कि स्थिति आदर्श नहीं है, इसलिए आदर्श उत्तर और आदर्श समाधान जो है नहीं निकाले जा सकते। अब जो है, अब मीडिया पे आते हैं कि मीडिया क्या है। मीडिया का काम होता है मैग्निफिकेशन का। दो काम होता है, एक मैग्नीफाई करना होता है, दूसरा होता है कमेंट्री का, टिप्पणी करने का, एनालिसिस करने का, विश्लेषण करने का। क्यों होता है इसका ऐसा काम? क्योंकि मीडिया में ऐसे लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, एक होता है विश्लेषक टाइप का आदमी जो अपने क्षेत्र का जानकार होता है या जानकारों से बात करने के बाद लिखता है, बोलता है या अपने अनुभव के आधार पर बोलता है। अब कुछ लोग जो है इसकी परिभाषा जो है वो अलग तरह से देते हैं, वो अलग तरह से दे देंगे कि मीडिया को हमेशा जो है सरकार के खिलाफ होना चाहिए। नहीं, नॉर्वे, फिनलैंड या डेनमार्क ऐसी जगहों पे सरकार के खिलाफ क्यों होगी मीडिया? जहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ पे मीडिया बुरा हमेशा उल्टे खिलाफ में क्यों खड़ी रहेगी? मीडिया का एक काम ये हो सकता है और होना चाहिए कि सरकार अगर अपने लक्ष्य से, अपने अपने वादों से भटक रही है तो उसकी आलोचना की जाए। लेकिन मीडिया का ये काम नहीं है कि वो विपक्षी पार्टी बन जाए। विपक्ष और विपक्षी पार्टी होने में अंतर है। विपक्षी पार्टी का एम, वो भी आज के संदर्भ में, उनका भी लक्ष्य हमेशा, उनका लक्ष्य होता है कि हेल्दी डिस्कशन को प्रमोट करें और सरकार को रन कराने में, देश को चलाने में सरकार की मदद करें, का सेकंड फिडल बन के रहें, उनकी मददगार बने। ये नहीं होता है कि सरकार को खींचे और किसी तरह से जोड़ तोड़ करके अलग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, उनको डिनाउंस किया जाए, उनको खींच कर गिरा दिया जाए। ये आज के संदर्भ में ऐसा बन गया है, लेकिन ये मुख्य काम नहीं होता विपक्षी पार्टी का। उसी तरह जर्नलिज्म का या मीडिया का ये काम नहीं होता है कि वो सरकार के विपक्ष में बैठी रहे और जो है हमेशा सरकार कुछ भी करे तो उसके बारे में उल्टा सीधा बोले। इसका क्लासिक एग्जांपल्स कुछ जो अभी कोरोना के दौर में मैं लेना चाहूँगा, उससे पहले तो है ही, वो उस पर भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। कोरोना के समय में क्या हुआ कि हम सब जानते हैं इसका कोई वैक्सीन नहीं है। हम सब जानते हैं कि जानकारी ही बचाव है, जितना बचाव हम करेंगे उतना जो है फ़ायदेमंद रहेगा। ये सारी बातें क्लियर है सबको। ऐसा नहीं है कि ये बात जो है आम जनता नहीं जानते हैं या जो स्टूडियो में बैठे एंकर हैं वो नहीं जानते। अब क्या हुआ कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, पुलिस हो गया, स्वास्थ्य कर्मी हो गए, सैनिटेशन वर्कर हो गए, सफाई कर्मचारी, ये लोग अपना काम कर रहे हैं और ये लोग ओवर टाइम कर रहे हैं। ये लोग उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं जिनको एक्चुअल में वो वायरस है, और वायरस हम सब जानते हैं कांटेक्ट से फैलता है, छूने से फैलता है, खांस रहा है कोई तो मतलब उनके चांसेस जो है उसके संक्रमण के बढ़ जाते हैं, फिर भी वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तब डिसाइड किया गया कि उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम शोर करें, ग्लास थाली पीटे, झाल है जिसके पास जो चीज़ है वो बजाए, ठीक, घंटियाँ बजाए। उसके बाद फिर दीपक प्रज्वलन करने का आया, लाइट दीपक प्रकाश प्रज्वलन करने का आया। उसके बाद आज जो है फ्लाई पास्ट हुआ है कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने जो है फूल बरसाए, थैंक यू लिखा है, बैंड बजाए और उनके प्रति जो है आभार व्यक्त किया है। अब देखिए कि इन घटनाओं को, इन इवेंट्स को, इन आयोजनों को जब प्रधानमंत्री ने बताया कि ऐसा करना है, तो कभी ऐसा क्लेम नहीं किया गया था कि इससे कोरोना चला जाएगा। ये मूर्ख लोग ऐसा क्लेम कर सकते हैं, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा। यह आभार व्यक्त करने के लिए था कि पूरा देश जो है आपके साथ है। एकदम क्लियर ये मैसेज था
वामपंथियों ने क्या फैलाया अपने ट्विटर हैंडल से, इससे क्या कोरोना ख़त्म हो जाएगा, देश में ये हो रहा है और टेस्टिंग नहीं हो रही है और थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा, लाइट बजाने से, फ्लाई पास्ट कराने से चला जाएगा। नहीं बे मूर्ख, नहीं, किसी ने नहीं कहा। वो तुम्हारे कुत्सित घटिया दिमाग की उपज है जो तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से कोरोना चला जाएगा। नहीं जाएगा। ये सांकेतिक चीजें हैं, सिंबॉलिक एक्ट्स हैं। ये सिर्फ ये जताने के लिए हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसको हम देख रहे हैं, उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारा देश अभी एक बुरे दौर से चल रहा है, हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद आप लोग ये काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे जुड़े हुए अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, उसके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। एक कृतज्ञ देश होने के नाते देश को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी आर्म फोर्सेस, तो उन्होंने ऐसा काम किया। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत हो गई बहुत सारे लोगों को, रवीश जैसे लोगों को हुई, राना अयूब है, आपको जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वो सारे लोग जो है एक्शन में आ जाते हैं। और इन सब को देखेंगे कि एक कोहोर्ट में ये एक साथ काम करते हैं, एक ही तरह की भाषा होती है, तो हो न हो ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। ये ऑर्गेनिक नहीं है कि सब आदमी अलग अलग जगह पे बैठा और सोच रहे हैं, नहीं, इनका पूरा पैटर्न आप देखेंगे तो ये एक साथ काम करते हैं। याद कीजिए कोरोना जब शुरू हुआ था, सबसे पहले इनका जो फर्जी वाला चला था कि भारत बहुत लेट से रिएक्ट कर रहा है। विशुद्ध प्रपंच है, भारत फरवरी के पहले सप्ताह से काम कर रहा है, और इसी कारण अभी हम उस भयावह स्थिति में नहीं है जो अमेरिका है। अमेरिका बहुत लेट से जगना शुरू हुआ, हमारे यहाँ लॉकडाउन भी बहुत पहले हो गया। लॉकडाउन की ज़रूरत भी इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं और हम अराजक देश, हम क्योटिक नेशन है, हम डिसिप्लिन कंट्री नहीं है, इसलिए लॉकडाउन जैसी चीज़ों को एनफोर्स कराना पड़ता है और शुरू से कराना पड़ता है। अब जो लॉकडाउन है वो धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में हटने वाला है। उसकी शुरुआत लॉकडाउन 3 के साथ हो गई, जब ग्रीन, रेड और जो भी है जोन। तो मेरे कहने का ये था कि इन्होंने शुरू से कैसे प्रपंच शुरू करना कि टेस्टिंग नहीं हो रही है लोगों की, बहुत कम लोगों का टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल झूठ, पहला झूठ था कि बहुत देर से रिएक्ट किया, बता दिया कि फरवरी के पहले सप्ताह से इंडिया जो है, पहला केस जनवरी 30 को आता है, फरवरी के पहले सप्ताह से एयरपोर्ट स्क्रीनिंग से लेकर थर्मल स्कैनिंग तमाम चीज़ें चालू हो गई, धीरे धीरे चालू, उसके बाद पूरे पैन इंडिया स्केल पे होने लगा। दूसरा झूठ था इनका कि देखिए टेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है कि 130 करोड़ जनता है सबका टेस्ट कर लिया जाए, नहीं, टेस्ट उनका होता है जिनमें लक्षण है। क्या आपके पास ऐसी खबरें आई हैं? देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम परफेक्ट हैं, हो सकता है कि 1000 में एक केस ऐसा हो कि उसको लक्षण हो, उसको हॉस्पिटल ने रिफ्यूज किया हो, ऐसी भी खबरें आई, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बंगाल की हालत आप जाके पता कर लीजिए क्या है वहाँ पे, क्या हो रहा है। टेस्टिंग की बात है, वो फर्जी बात है, सबका टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें पैसा लगता है, उसमें समय लगता है, और सबका टेस्ट करने के चक्कर में ये हो जाएगा कि हर आदमी जो एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने में देर लग सकती है। इसलिए जिसको लक्षण होते हैं या जो वैसे लोगों के कांटेक्ट में आया उसको प्राथमिकता दी जाती है टेस्टिंग की। तो ये कारण था। उसके बाद क्या हुआ कि जॉब्स जा रहे हैं, जॉब लोगों की जा रही हैं, जाहिर सी बात है कि जॉब्स जाएंगी, ख़राब समय चल रहा है, हर जगह नौकरियां जा रही हैं। उसके लिए सरकार अभी कुछ नहीं कर सकती। सरकार की अभी सबसे पहली प्रायोरिटी है मेडिकल अटेंशन देना, प्लस गरीब लोग भूखे ना मरे उन तक भोजन पहुंचाना। इन दोनों कामों को सरकार बखूबी निभा रही है। इकोनॉमी जो है एक प्रायोरिटी है, लेकिन इमीडिएट प्रायोरिटी उसको नहीं कह सकते। धीरे धीरे अभी आप देखिए कि लॉकडाउन 3 के एंड होते होते ग्रीन जोन्स में फैक्ट्रीज जहाँ जहाँ वो चालू हो जाएंगे और इसको शुरू होने में टाइम लगेगा। वो प्रपंच बेचा गया, उसके बाद नया प्रपंच आया, आरोग्य सेतु आपको लेके कि आपकी प्राइवेसी पे हमला है। ये आधार वाला केस जो है हार चुके हैं प्राइवेसी को लेके। हर आदमी जो अपने फ़ोन में फेसबुक और जीमेल और गूगल लेके घूम रहा है, आप ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं। आपके पास स्मार्टफोन है तो आपकी हर गतिविधि पे ऑलरेडी जो है प्राइवेट कंपनियों के पास आपका सारा डेटा, आप कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, किस ऐड को क्लिक करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं, आप जो टाइप कर रहे हैं वो सब तक, कीबोर्ड के स्ट्रोक्स तक। तो फिर सरकार आपसे अगर आपका लोकेशन मांग रही है,
आपके बचाव के लिए आपके फ़ोन पे अलर्ट आएगा कि आपके एरिया में कितने लोग हैं। अगर आप किसी पॉजिटिव आदमी के संपर्क में आए हैं तो उसके ब्लूटूथ के रेंज में अगर आप आए होंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज होता है बेहतरी के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज होता है पैनिक को कम करने के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज होता है लाइफ को इजी बनाने के लिए। आपको इस बात की भी पड़ी हुई है कि सरकार टेस्ट नहीं कर पा रहा है, सरकार टेक्नोलॉजी का यूज करके ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिनको सिम्टम हो सकते हैं। आप सेल्फ के बारे में बता सकते हैं कि मुझे ये सिम्टम्स है, तो वो आपको असाइन कर देगा कहीं पे जाके दिखाने के लिए। जब सरकार इस तरह से रीच आउट कर रही है तो ये वामपंथी क्या कर रहे हैं, ये प्रपंच फैला रहे हैं। 4 तो मैंने सिर्फ इस पे गिना दिया आपको। उसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने लगातार, चाहे मतलब दिल्ली दंगा का ही ले लीजिए, उसमें सब चीज इन द फेस दिख रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ ये साजिश की गई। मुसलमानों के छतों पे पत्थरों का ढेर है, एसिड बम है, पेट्रोल बम है, एसिड की बोतलें हैं, गुलेलें लगी हुई हैं फैसल फारूक के छत पे, राजधानी स्कूल जो है मुसलमान का, ताहिर हुसैन के छत पे। उसके बावजूद कहा जाए मुसलमान का पोग्रोम हो रहा है, जिनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। इस तरह की बातें किसने फैलाए? ये जर्नलिज्म का काम नहीं है। वामपंथी मीडिया ने यही किया और हर बार इसके टारगेट पे हिंदू समाज है और दूसरा टारगेट इनका हिंदू समाज के समर्थन से बनी हुई है सरकार, जो कि कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है। याद कीजिए कि जब स्वच्छ भारत अभियान चला था तो किस तरह से मजाक उड़ाया गया था। स्वच्छ भारत अभियान चला तो लोगों ने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं देखा कि जिस देश में मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती हैं पानी से होने वाली, इस तरह की जो शौचालय बना देने से बहुत हद तक कम की जा सकती हैं, उससे लाखों लोग मरते हैं, उसको कम करने के लिए शौचालय बना। तो ये लोग कहानी मतलब इतने लाख गांव हैं इस देश में, वहां से 10 घर ऐसे चुन के ले जाएंगे कि देखिए यहाँ टॉयलेट में तो दर्जी ने दुकान खोल ली, यहाँ टॉयलेट में देखिए पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये चाहते हैं कि मोदी बाल्टी में पानी लेकर खड़ा रहे, ये चाहते हैं कि मोदी उसको सिखाए कि टॉयलेट में बैठना कैसे। जो काम एक समाज के स्तर पे समाज स्वयं कर सकता है, एक परिवार के स्तर पे परिवार स्वयं करता है, एक व्यक्ति के स्तर पे व्यक्ति स्वयं कर सकता है, गवर्नमेंट इनेबलर होती है। गवर्नमेंट योजना बना सकती है, सौभाग्य योजना के तहत आपके यहाँ बिजली आएगी, तुम वो बल्ब खोल के बेच लोगे दुकान में जाके, तो वहां सरकार की गलती नहीं है। सरकार पोल और बिजली का तार अगर तुम्हारे गांव में पहुंचा रही है, उस पोल को खोल के तुम अपने घर का जो सपोर्ट बना लोगे, पाया बना लोगे, उसका तार को काट के उस पर कपड़े सुखाओगे, ये होता रहा हमारे देश में, तो उसमें सरकार एट फॉल्ट नहीं है। तब जो है यहाँ रवीश कुमार जो है दौड़ा देगा रिपोर्टर को, देखिए 100% क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 3 गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंची है। तो इससे आपका इंटेंट पता चलता है एज ए जर्नलिस्ट कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप एक नैरेटिव को, एक विचारधारा को प्रमोट करना चाह रहे हैं ताकि किसी भी तरह से एट एनी कॉस्ट आप मेजर हिस्सा जो बढ़िया कर रहा है उस पर ध्यान आपका नहीं जाएगा। आप छिद्रान्वेषी बनकर छोटा काम जो रह गया है, इस आदमी के पास टॉयलेट नहीं है, आपको उसकी खबर करनी है, ठीक है, उसकी खबर भी कीजिए, लेकिन अगर आप बिजली के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, 40 मिनट का आपका एपिसोड है और 3 ही गांव आपको मिले हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है, तो आपका पहला लक्ष्य जर्नलिस्ट ये होना चाहिए कि हम 10, 15, 20, 30 मिनट तक इस बात को अप्रिशिएट करें कि क्या कारण थे कि जो काम 70 सालों से नहीं हो पाया था, वो काम 6 सालों में या 5 सालों में या 4 सालों में एक सरकार कैसे कर लेती। और उसके बाद लास्ट के 10 मिनट में आप ये ज़रूर दिखाइए कि हालांकि ये सारा अप्रिशिएट करने लायक है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इन 3 गांव में बिजली नहीं पहुंची है और हो सकता है ऐसे और भी गांव होंगे। खबर को आप ट्रीट कैसे करते हैं वो बताता है कि आपकी मंशा क्या है। आपकी मंशा, जब आप रोहित वेमुला के सुसाइड के बारे में ये स्क्रोल, क्विंट, वायर, रवीश कुमार, एनडीटीवी, सिद्धार्थ वरदराजन है, राणा अयूब है, शैला रशीद है, कन्हैया कुमार है, जिग्नेश मवानी, हार्दिक पटेल है, अरविंद केजरीवाल है, लालू है, जो भी आदमी है, जो भी उस पर्यटन में गए थे गिद्ध बनकर, आपको क्या लगता है कि इनकी मंशा उस रोती हुई
माँ के लिए उनका कुछ भी था? नहीं था। इन्होंने उसी समय जब चुनाव हो जाता है, रोहित वेमुला जब मरता है तो चुनाव होने वाला रहता है, तो एक रोहित वेमुला का सुसाइड लेटर पढ़िए, वो कितना प्रोफाउंड है। वो बोलता है कि मुझे इस बात का डर है कि आदमी अंत में एक वोट बनकर रह जाता है, एक नंबर बनकर रह जाता है। और एग्जैक्टली वही बनाया, उसके नाम को एक्सप्लॉइट इसी तरह से वामपंथियों ने किया, अटैक करने के लिए सरकार को। उसने कहा था मेरी मृत्यु को पॉलिटिसाइज मत करो। मीडिया ने क्या क्या पॉलिटिसाइज किया? एक बार नहीं किया, हर मंच पे उसकी माँ को खींच कर ले जाते रहे। पैसे का प्रॉमिस किया, पैसा नहीं दिया। वही नजीब अहमद के साथ हुआ, जेएनयू का जो वामपंथी छात्र था जो गायब हो गया, उसकी माँ को वामपंथी खींचते रहे। अभी क्यों नहीं ले रहे हो तुम? उसकी माँ के बारे में खोज खबर क्यों नहीं ले रहा है? जस्टिस काटजू ने कहा था कि अगर सीरियस हो तुम तो मैं ड्राफ्ट कर दूंगा, तुम आओ मुझसे लो लीगल ओपिनियन, मैं बताऊंगा क्या कर सकते हो, तो पुलिस एक्शन लेगी। नहीं गया कोई। जब कोई नहीं जाता है, जब आप ऊना के दलितों के बारे में बातें करते हैं, जब आप अखलाक के बारे में बातें करते हैं, जब सीट के झगड़े में जुनैद जो मारा गया उसके बारे में बात करते हैं, सीट से वो मांस होता है, मांस से गोमांस होता है, गोमांस से उसका लिंचिंग हो जाती है। जब आप तबरेज नामक कथित चोर के बारे में बात करते हैं, तो आपका समर्थन या आपकी मंशा या आपकी संवेदना कभी भी विक्टिम या उसके फैमिली पे होती ही नहीं। ये वामपंथियों का टारगेट होता है कि हम कैसे इन मुद्दों को, इन पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट करके माहौल क्रिएट कर सकें कि जो भी गलत हो रहा है इस देश में वो सिर्फ और सिर्फ इस नेता के कारण हो रहा है, इस मोदी के कारण हो रहा है, इस अमित शाह के कारण हो रहा है, भाजपा के कारण हो रहा है, संघ के कारण हो रहा है, आईटी सेल के कारण हो रहा है, बजरंग दल के कारण हो रहा है, एबीवीपी के कारण। इनको एक स्केपगोट चाहिए, हर बार चाहिए, और इसी कारण से इनकी क्रेडिबिलिटी जो है, इनकी विश्वसनीयता जो है गायब हो गई है। संदिग्ध भी नहीं रही, अब गायब हो चुकी है। जिन लोगों को लगता है कि अभी भी इनकी विश्वसनीयता बनी हुई है, वो मुगालते में ऐसा भ्रम न पाले। अब देखिए कि कुछ लोग जो है ऐसा क्यों मानते हैं कि वामपंथी मीडिया का वर्चस्व है। कल भी एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने किया था, तो उसमें किसी ने पूछा वैश्विक परिदृश्य में हमेशा वामपंथी मीडिया को तरजीह दी जाती है, इस पर आप क्या? देखिए, तंत्र भले ही कैसा हो, और तंत्र ये जो है भारत का तंत्र अगर हम बोले तो 100 साल से, और खास करके पिछले 70 साल में जब हमारे पास सत्ता आती है भारतीय लोगों के पास, ये ग्रूम किया गया वामपंथियों को, जो कांग्रेस के साथ चिपक कर हर यूनिवर्सिटी में पहुंचे हुए हैं, हर जितना मतलब ढंग का पोजीशन है जहां से एक डिबेट जनरेट किया जा सकता है। मीडिया हो गया, प्रशासनिक कार्य हो गए उसमें भी, और उसके बाद जो है आपका एकेडेमिया हो गया। मीडिया और एकेडेमिया मेनली अगर आप मान लें तो इन जगहों को इन्होंने इस तरह से इस पे होल्ड बनाया कि उनके एकेडमिक कमेटी में सिर्फ वामपंथी होंगे। और माफ़ कीजिएगा, लाइट जो है ऑफ हो गया, खैर, तो इन जगहों पे सिर्फ वामपंथी होंगे, और वो जो है अब आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे ऐसी जगहों पे तो आपको नहीं लेंगे, क्योंकि इनका गिरोह इस तरह से प्रबल है कि 14 के 14 पैनलिस्ट में सारे के सारे वामपंथी होते हैं। नहीं होंगे तो कोई वीटो अपना इस्तेमाल कर देगा। सारा कुछ इतना फिक्स होता है कि एक सतत ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है कि आपको हर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल में अधिकतर लोग वामपंथी मिलेंगे। इनको पाला पोसा है कांग्रेस ने, और वामपंथियों ने कांग्रेस के इसका लाभ उठाया है, और उसी के कारण जो है आपको कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे चिल्ला देता है इस देश में, उस पर जो है डिबेट होती है कि ये गलत है कि सही। अफजल गुरु मतलब टेररिस्ट के जब सरकार या जुडिशरी जो है 22 साल तक याकूब मेमन जैसों पे चलता है पूरा लीगल प्रोसेस, उसके बाद उसको फांसी दी जाती है, तब इनको दर्द होता है, उसकी बरसी मनाते हैं। कश्मीरी आतंकवादियों को ये लोग शहीद करते हैं, उनके फ्रीडम की बात करते हैं। ये लोग केरल मांगे आज़ादी, पंजाब मांगे आज़ादी, बक्सर मांगे आज़ादी,
मतलब हर जगह को ये लोग आज़ाद करना चाहते हैं। वो आज़ादी की बात नहीं है, वो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस जो हम बोलते हैं कि भारत के विघटनकारी शक्तियां हैं, ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से अराजकता फैले और लोग जो है सड़कों पर आए, गृह युद्ध जैसी स्थिति बने। लेकिन लोग तो बार बार जो है एक सरकार को सत्ता लगातार देते रहे, और पिछले 6-7 सालों में जिस तरह से दिखा है, अब इसी का इंटरनेशनल कवरेज आप जब देखेंगे, जब मीडिया की बात करेंगे, देश से विदेश में जाएंगे, तो आपको हमेशा ये दिखेगा हिंदू फोबिक जितनी बातें रहेंगी उसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली छापा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट छापता है, CNN पे चलाया जाएगा, अल जजीरा उधर हो गया, वो गल्फ न्यूज़ हो गया। ये जो प्रपंची वेबसाइट्स हैं, ये यहाँ के कुछ लोगों को जो गुड फॉर नथिंग है, जो ढंग से किसी भी पॉइंट को आर्ग्यू नहीं कर सकते, जिनके पास फैक्ट नहीं होता है, सिर्फ रेटरिक होता है, जो कल्पनाशीलता में जीते हैं, उसी तरह की बातें बांटते हैं, उसी तरह की बातें ये पूरे स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट, मतलब पूरा का पूरा 5000 शब्द खोखली सिर्फ विशेषणों के प्रयोग से ये निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के लेख छापे जाते हैं। आप याद कीजिए कठुआ की लड़की का जब बच्ची का बलात्कार हुआ था, तो क्या इंडिया इज अशेम्ड, हिंदू शुड बी अशेम्ड, टेम्पल में रेप कर दिया, हिंदुओं ने रेप कर दिया, मुसलमान का रेप कर दिया। जबकि मुल्ले मौलवी मस्जिदों में कितना रेप करते हैं आप गूगल कर लीजिए, मैं थक गया हूँ ये बोल बोल के। रेप करना एक मजहबी कुकृत्य नहीं है, रेप करना एक सामाजिक अपराध। उसको आप मजहब पे तब तक नहीं डालिए जब तक आप एक्चुअली श्योर हो कि बच्ची दूसरे मजहब की थी और उसके कारण, जैसे कौशाम्बी की एक बच्ची का रेप हुआ था, वो बोलती रही, 16 साल की बच्ची थी, वो बोलती रहे कि भगवान के लिए छोड़ दो, तो वो बोलता है नहीं, तुम बोला अल्लाह के लिए छोड़ दो, तब हम ये करेंगे। तब यहाँ पे मजहब का एंगल है। ये जो रेप जिहाद हो रहा है, वहाँ मजहब का एंगल, जहाँ पे तुम प्रेम की बात करते हो, उन लड़कियों से बात करते हो, शादी करते हो और उसको अपने पिता के साथ सोने के लिए मजबूर करते हो, उसको अपने भाई के साथ सोने के लिए मजबूर करते हो, ये रेप जिहाद है। माफ कीजिएगा मैं ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं इस देश में जहां पे बॉयफ्रेंड है, वो अपने दोस्त के साथ मिलकर रेप कर रहा है, बॉयफ्रेंड है उसको घुमाने ले जा रहा है और कहीं पे अकेले में जाके रेप किया, मर्डर करके फेंक दिया। यहाँ पे क्या पर्पस है? यहाँ पे क्या ये लव जिहाद है? नहीं, ये रेप जिहाद है। रेप तुमने क्यों की? तुमने छोड़ो, तुम अपने भाई को, परिजनों को, अपने फ्रेंड से रेप करवा रहे हो उस लड़की का, क्योंकि वो हिंदू है। और क्या पर्पस हो सकता है? प्रेम में कौन ऐसा करता है? ये सामाजिक अपराध नहीं है, ये बिल्कुल विशुद्ध मजहबी अपराध है। और इसको जो है छुपाने की कोशिश होती है कि नहीं वो तो प्रेम कर रहा है, दो अलग अलग धर्म मजहब के लोग जो है प्रेम कर रहे हैं। नहीं, तो मीडिया इन सब चीज़ों को स्पिन दे के, और फिर जब इसकी रिपोर्टिंग होने लगती है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के समय में ऐसी बातें छुपती नहीं, तब जब ऐसी रिपोर्टिंग होती है, बलात्कारियों के नाम जब हेडलाइन में हमने लिखना शुरू कर दिया, तब पूछा जाने लगा कि तुम मुसलमान का नाम क्यों लिख रहे हैं? क्यों नहीं लिखेंगे? क्या है मुसलमान? अपराध करेगा, क्यों नहीं लिखेंगे हम लोग? जब तुम इतने स्मार्ट हो कि केरल में चर्च में हो रहा है कांड, तो तुम लगाते हो मंदिर की तस्वीर। एक जो है फकीर जो है, मुसलमान जो है, वो कुछ करता है गलत काम, चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या, तो उसको तांत्रिक लिख के हेडलाइन में डालते हो। तब तुम्हें शर्म नहीं आती? इसी वामपंथी मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और इन्हीं लोगों के कारण हमारे जैसे लोगों के आने की ज़रूरत पड़ती। अगर ये लोग अपना काम ठीक से करते रहते तो दूसरे धरे के मीडिया को आने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये लोग वही लोग हैं जब अरुणाचल में माफ कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जब ब्रिज बनता है, पुल बनता है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर शायद, तो कहते हैं नाव वालों का क्या होगा, नाव वालों की आजीविका का क्या। हम इस तरह के लुच्चे लोगों से, ये लुच्चे लोग हैं, लोफर हैं ये लोग, इनसे हम जो है उलझे हुए हैं। और इन्हीं सब बातों के कारण विशुद्ध हिंदू विरोधी दंगों को इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे दिखाया जाता है कि देखिए हिंदू जो है मुसलमानों को मार, जबकि हो उल्टा रहा। आखिर ऐसा करते क्यों है ये लोग? क्यों इनको इस तरह की, और आज के समय में और ये प्रखर क्यों होते जा रहे हैं?
वामपंथी लोग, आप देखेंगे कि इनका प्रपंच जो है कश्मीर के मुसलमानों पे और मुगलों पे खास करके, उस पर भी अभी आएंगे, सीए, दिल्ली दंगे, ये सब पे जो ज्ञान देते रहते हैं, इन सब पे आप देखिए। कश्मीर का मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अगर कश्मीर में मुसलमानों ने इतना घटिया सिचुएशन नहीं क्रिएट किया होता, जिनके लिए देश नहीं उम्मा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और छोड़िए उम्मा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तुम हत्या क्यों कर रहे हो, तुम नरसंहार क्यों कर रहे हो हिंदुओं का, तुमको उम्मा बनाना है, सीरिया में जाना है, तुम आईसिस क्रिएट करो, कोई मतलब नहीं है, तुम हिंदुओं को काट क्यों रहे हो, रेप क्यों कर रहे हो उनका। तो वही है कि एट एनी कॉस्ट जब आपको अपने इस्लाम का वर्चस्व दिखाना होता है तो कश्मीर क्रिएट होता है। और जब कश्मीर में इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो आपको क्या लगता है कि सरकार चुप रहे, वहाँ पे टेररिस्ट जो कर रहा है करने दे, या फिर सरकार को ये करना होगा कि वो सड़कों पर गन लेके उतरे और जितने आतंकवादी हैं सबको धड़ल्ले से बुचर करे, गोली ना मारे, मैं तो कहता हूँ बुचरिंग होनी चाहिए। लेकिन वही है कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, पैलेट गन चलाने पे भी यहाँ पे जो है वाद विवाद होता है, और वैसे लोगों पे पैलेट गन चलाने पे वाद विवाद होता है जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज पे पत्थर फेंकते हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूँ सिचुएशन जब वामपंथियों में आ गया कि नॉन राइट जितने हैं सबकी बात मैं कर रहा हूँ, जो क्योंकि ये सब अभी एक साथ हो गए, तो जब पाप तुम्हारा क्रिएट किया हुआ है उसकी सफाई करने में मर हमारे लोग रहे, जिनके ऊपर भी तुम जो है सबूत मांगते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक किया कि नहीं किया, इस तमाम तरह की बात, तो तुम्हारा कंसर्न कभी रहा ही नहीं आर्म फोर्सेस, तुम हमेशा उनके अगेंस्ट खड़े रहे हो। तुम तो बोलोगे उल्टी सीधी बातें कश्मीर के बारे में, और वैश्विक मीडिया में बोलोगे कि इन्होंने बोल दिया 60,000 लोग मर गए हैं। जब कश्मीर में लॉकडाउन चल रहा था अगस्त के महीने में, तब इन्होंने बता दिया कि इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है। तो भला हो कि सोशल मीडिया पे लगातार वहाँ के अधिकारियों ने लगातार अपडेट वो लोग देते रहे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेडिसिन भी उपलब्ध है, सब चीज़ है। तो इनके प्रपंचों को जब काटा जाने लगा तो ये नैरेटिव की जंग जो है ये हारते रहे। दूसरा प्रपंच इनका मुगल वाला है, मुगल शासक बलात्कारी थे, हत्यारे थे, इसके अलावा कुछ नहीं थे। उनकी मजबूरी थी कि वो कुत्तों और सुअरों की तरह दूसरे जगहों से भगाए गए थे, यहाँ पे वो बसे, और यहाँ के कुछ जयचंदों और मीर जाफरों के कारण जो है यहाँ पे उन्हें सत्ता मिल जाती है, और यहाँ उन्होंने राज किया, और राज किया तो कुछ भला नहीं किया इस देश का। चूँकि वो यहाँ से कहीं जा नहीं सकते थे इसलिए वो यहीं पे रुके, इसलिए उनको कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये ताजमहल हमारे पैसों का बना है, ये लाल किला हमारा है। मुगल जो है कहीं से आके वो मुसलमान थे इसलिए नहीं बना है, उन्होंने बनाया क्योंकि वो यहाँ पे रह रहे थे, और ये हमारे पैसे से, हमारे लेबर का फूड है। वहाँ पे सिर्फ मुसलमान जो है नहीं बना रहा होगा ताजमहल या लाल किला, उसके मजदूर हिंदू भी रहे होंगे। तो मुगलों को जो दिया जाता है उनके पाप सारे भुला देते हो। कितने मंदिर तोड़े गए, कितने विश्वविद्यालयों में आग लगाई गई, कितने बलात्कार हुए, हरम में कितनी राजकुमारियों को ले जाया गया। तो इन बलात्कारी हरामखोरों को, इन विशुद्ध, मतलब इनके बारे में जब बात करता हूँ सिर्फ गालियां ही आती है मेरे जहन में। इनको कह रहा है कि नहीं इनकी पूजा करो, क्यों भाई? बख्तियार खिलजी की पूजा कोई कैसे कर सकता है? पागल मुसलमान होगा जो उसको पूजता है। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, मोहम्मद बिन कासिम, डकैत, चोर, बलात्कारी, फसादी, ऐसे लोगों के बारे में कोई पॉजिटिव कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए। सारे किताबों से इनके संदर्भ जो है निकाल फेंकने चाहिए, जिनके ऊपर चैप्टर्स डेडिकेटेड है। अध्याय दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, इनको एक पैराग्राफ में पढ़ाकर ख़त्म करो। इनकी ब्रुटैलिटीज के बारे में बताओ, कहाँ कहाँ मंदिर तोड़ा और कैसे तोड़ा, उसको पढ़ाया जाना चाहिए। और हमारे जितने महान प्रतापी राजा रहे इस देश के, उन सब को सिलेबस में लाना चाहिए और डिटेल में पढ़ाना चाहिए। और हाँ, इन सब के कुकृत्यों को भी डिटेल में पढ़ाओ, ताकि याद रहे यहाँ की धरती के बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को,
कि उनके पूर्वजों ने किस चीज़ का सामना किया था और बीच के 70-80 साल में किस तरह से हमारे ही देश के वामपंथियों ने, हमारे देश के कांग्रेसियों ने डिस्टॉर्ट करके हमें क्या पढ़ाया। जैसे कि महान काम कर दिया, सभ्यता तो मुसलमानों ने हमें आके सिखाई है, मुगलों ने। बलात्कारी कुछ सिखा सकते हैं क्या किसी को? नहीं सिखा सकते। तो एक इनका ये रहा। सीए पे आपने देखा इनका प्रपंच किस तरह से फैला और वामपंथी मीडिया में किस तरह से कवरेज दिया गया। जो चीज़ है नहीं, जो एनआरसी आया नहीं है, जो एनपीआर में कुछ उस तरह के प्रोविजन नहीं है, जिसका ड्राफ्ट तक नहीं है, उसके बारे में चर्चा होकर बताया गया कि मुसलमानों को तो अब निकाला जा रहा है। कोई ऐसा सबूत नहीं है कहीं ऐसा हुआ हो। बार बार तुम्हारे पास कागज है, कागज दिखाना पड़ेगा, नहीं है बनवाओ, नहीं है 4 लोगों को लाओ। इतने सारे प्रोविजंस हैं अपने आप को इस देश का नागरिक साबित करने के लिए। 2 करोड़ यहाँ पे दीमक बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ घुसपैठिया बन के रह रहे हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड राज्यसभा में बोला गया। 2 करोड़ जब ऑन द रिकॉर्ड है तो आप सोचिए कि आधा करोड़ तो और होगा ही जो छिप के रह रहा है, जो भारतीय राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवा के रह रहा है, जो किंग मेकर की भूमिका में आ चुका था असम और बंगाल में, ऐसे जगहों पे। तो इन दीमकों को फ्लश आउट क्यों नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा और इनके लिए एनआरसी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तानियों के और आईएसआई के ये स्लीपर सेल्स हैं। इसी कारण से पाकिस्तान जो है तबलीगी जमातियों को विदेशियों के रूप में भेज रहा है यहाँ पे। इसी कारण से गल्फ कंट्रीज और भारत के लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करना चाह रहा है, अरेबियन नेशंस के साथ लड़ाई करवा रहा है ताकि किसी भी तरह भारत को आर्थिक नुकसान हो सके। तो इतना प्रपंच चलता है और इस कारण से डिफेंड किया जाता है वामपंथी मीडिया के द्वारा इन कुकृत्यों को, इन दुष्कृत्यों को। अब जो है कि इनका वर्चस्व आप देखेंगे कि आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है पोस्ट 2014 इनका वर्चस्व अब कम होने लगा। वो कम कैसे हो रहा है? सोशल मीडिया के कारण हो रहा है। सोशल मीडिया के कारण इसलिए हो रहा है कि 2010-11 के लगभग में इंडिया में सोशल मीडिया आती है, शैशवावस्था आप कह सकते हैं। 13-14 के अराउंड जो है यहाँ पे भारत सोशल मीडिया के उस युग से बाहर आ चुका था जिसमें सिर्फ फ़ोटो और फ़नी स्टेटस मैसेजेस शेयर हो रहे थे। 14-15 के अराउंड जो है यहाँ पे पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है इस पर चलने लगी थी और उसके बाद से खास करके 14 के चुनाव के समय में माहौल जो है हाईली पॉलिटिकल हो गया था सोशल मीडिया पे। और उसके बाद से जब जियो ने 4G को इतना चीप कर दिया डेटा को, तब जो है एक रिवॉल्यूशन आ गया इंफॉर्मेशन के सिलसिले में। सही तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का लोकतांत्रिकरण होता है वहाँ पे और हर आदमी जर्नलिस्ट बन जाता है। अभी मैं जैसे एक जगह पे कार्यरत हूँ तो मेरे पास आप में से कई लोग भेजते हैं यहाँ पे देखिए भैया मेरे पास ये मैसेज आया, आप देखिए इसका सत्य क्या है, और हम उस पर काम करते हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, खबरें बनाते हैं। इन सारी बातों के कारण ही जब जय श्री राम वाला नैरेटिव आता है कि उस मुसलमान को बुलवाया जा रहा है, तब हमने खोजना शुरू किया तो पता चला कि हर बार ये गलत निकला, हर बार ये झूठ निकला। तब हम जान पाए कि कांवरियों के ऊपर मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। तब हम जान पाए कि अरुणाचल प्रदेश तक में ईसाई जो है दुर्गा माँ की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। तब पता चल पाता है कि रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंकते हैं मुसलमान। तब पता चल पाता है कि बंगाल में जो है हर साल पंडालों पे पत्थरबाजी होती है मुसलमानों के द्वारा, दंगे होते हैं ऐसे समय में। जब तक सोशल मीडिया नहीं था, वामपंथीज हैड गुड टाइम ऑफ देयर लाइफ, बेस्ट टाइम उनका चल रहा था, एकदम चिल्ड आउट थे। बाहर में साले वो जहाँ दिखेंगे वो बीड़ी और लाल चाय पीते थे और भीतर में वो मालबोरो फूंकते थे। ये हरामी पना रहा है वामपंथियों का और ये अब एक्सपोज हो रहा है। इनके फंड्स पे FCRA वायलेशंस के कारण इनकी संस्थाएं जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल टाइप की, इन सब पे शिकंजा कसा। NGO के थ्रू इनके जितने काम होते थे 20-20 हज़ार NGO के लाइसेंस जो है सस्पेंड किए गए। तब इनकी बिलबिलाहट जो है वो लास्ट समय फड़फड़ाता दिया है उस टाइप की हो गई है इनकी हालत। अब जो है सोशल मीडिया के कारण ये एक्सपोज होने लगे हर दिन, और उसके बाद अब ये एक अलग स्टेज में आए हैं। तब भी ये जब जानते हैं कि इनको अब न ट्रैफिक मिल रहा है,
कंसिस्टेंटली हम लोग बीट कर रहे हैं इनको। राइट विंगर्स जो है ट्विटर पे इनको कुत्ते की तरह धो रहे हैं, फेसबुक पर तो कब का इनको बंडल आउट करके आप जाके देख लीजिए कि रवीश कुमार जैसों के स्टेटस पे 1600 अगर कमेंट होंगे तो उसमें 1500 कमेंट उसको गाली देते हैं लोग। ये मैं बोल रहा हूँ, आप जाके एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, रैंडम पोस्ट उठा के आप देख लीजिए कि उसको कितनी गाली पड़ती है। तो लोग उसको गरियाने के लिए वहाँ इंगेज होते हैं, इसलिए ये लोग इंगेजमेंट को भी नहीं कह सकते कि हमारे साइट पे इतना ज़्यादा इंगेजमेंट हो रहा है। यही हाल वायर का है, स्क्रॉल का है, क्विंट का है, ऑल्ट न्यूज का है, न्यूज लॉन्ड्री का है। सारे के सारे जो है ये जब शुरू हुए थे तब की हालत इनकी देख लीजिए और अब की हालत देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। वो इसलिए हो चुका है क्योंकि इन्होंने हमेशा जर्नलिज्म की जगह प्रोपेगेंडा पत्रकारिता की, एक धरे को पकड़कर चलते रहे, इसीलिए एक दूसरी मीडिया को आना पड़ता है जो सेलेक्टिव होकर दूसरे धरे की न्यूज़ दिखाता है। अगर ये लोग अपना काम करते रहते तो इधर वाले को आने की ज़रूरत ही नहीं होती। ऑल्टरनेटिव मीडिया की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, वैकल्पिक मीडिया की, क्योंकि एग्जिस्टिंग मीडिया अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। यही हुआ है और इसी कारण से दूसरे मीडिया को तरजीह लोग देने लगे हैं और उसको कोट किया जाने लगा। इन्होंने पहले खूब डिसमिस किया कि ये लोग तो फेक न्यूज़ वाले हैं, इनके जो फैक्ट चेकर हैं वही फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। गंजा है, झबरा है, जुब्बू है, पंचर वाला है, ये सारा जो है ये सब जो है खुद फेक न्यूज़ फैलाने में व्यस्त रहता है। ये खुद अर्नब को गरियाने में व्यस्त रहेगा और बोलेगा दूसरे को तुम रवीश से ऑब्सेस्ड हो। उस लॉजिक से रवीश मोदी से ऑब्सेस्ड है। सबका दुकान कोई ना कोई चला ही रहा है, इसलिए तुम ये क्लेम नहीं कर सकते कि रवीश तुम्हारी दुकान चल रहा है, तुम्हारा अर्नब चला रहा है, रवीश का दुकान जो मोदी चला रहा है। तो ये सारी फर्जी बातें हैं। अब जो है लास्ट हिस्सा जो है मेरे इस सत्र का कि वामपंथी परसेप्शन बनाम दक्षिणपंथी चुनाव, ये मैंने कल भी अपने सत्र में बोला था और वो मैं यहाँ नई ऑडियंस है इसलिए बोलना चाहता हूँ कि परसेप्शन का जो वारफेयर होता है अभी तक जो होता आया था कि परसेप्शन आप क्यों क्रिएट करते हैं, नज़रिया या दृष्टिकोण आप बदलना तब चाहते हैं लोगों के एक मास लेवल पे, ताकि आप उनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर सकें। प्रचार में क्या होता है, प्रचार में यही होता है, प्रचार से मतलब विज्ञापनों से, कि वो जो है आपको लगातार एक चीज़ दिखाते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि लगातार हम एक चीज़ दिखाते रहेंगे तो इवेंचुअली ये जो है ये फ़ोन खरीद लेगा, ये साबुन खरीद लेगा, ये सेंट खरीद लेगा। ठीक उसी तरह मीडिया जो प्रचार तंत्र वाला जो मीडिया होता है, जो परसेप्शन के गेम में होता है, वो बार बार आपको छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाएंगे। जहाँ वो एंगल नहीं होगा, हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं होगा, वहाँ ये हिंदू मुसलमान का एंगल लाएंगे। जहाँ ऐसा नहीं होगा कि दलितों को उस कारण से पीटा गया, वहाँ भी ये ले आएंगे। चुनाव में जो है जो नकारा है, जो निकम्मा लीडर है, जो गांजा भांग फूंक के विचित्र अवस्था में पड़ा रहता है, उसको ये होप ऑफ इंडिया दिखाएंगे। जो मतलब एक लाइन बोले तो समझ में आ जाएगी ये क्या करना चाह रहा है। जो बिल्कुल एक फेलियर रहा है अपने चीफ मिनिस्टरशिप में, ममता बनर्जी जैसे लोग, उसको जो है ये लोग या तो इग्नोर करेंगे या उसके यहाँ कुछ अच्छी बात हो जाएगी उसी को दिखाएंगे। तब जब ये सब होने लगता है तो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, माहौल बनाया जाता है कि अब जो देखो ये सब मिल गए हैं, अब तो मोदी को हरा ही देंगे या किसी को भी हरा देंगे। पूरी दुनिया में मैं बता रहा हूँ, बोरिस जॉनसन जीता, ट्रंप जीता और बाकी जगहों पे भी आप देख लेंगे कि राइट विंग जो है, दक्षिणपंथी जो है, चुनाव में जीत रहे हैं। मीडिया परसेप्शन का खेल जो है अब यहाँ पे वामपंथी मीडिया जो वो हारता जा रहा है। हारता इसलिए जा रहा है कि भले आपको सतही तौर पे लिखेगा कि अरे देखो वो इंग्लिश में यहाँ पे ये लिखा जा रहा है, वो लिखा जा रहा है, उसकी बहुत लिमिटेड ऑडियंस है। और जो पढ़ने वाली ऑडियंस है भी, वो सिर्फ मज़े लेने के लिए पढ़ रही है या उनको धिक्कारने के लिए पढ़ रही है, उनको दुत्कारने के लिए पढ़ रही है। तो इस कारण, और अगर ऐसा नहीं होता ना तो मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आता, भाजपा जो है दूसरे राज्यों में सत्ता में नहीं आता। अगर इस तरह के गेम में वो जीतते रहते तो अब कुछ और जगह हैं जैसे ट्विटर और फेसबुक, मैंने बोला कि जहाँ से डिस्कशंस और नैरेटिव ड्राइव हुआ करता था, वहाँ पे अब दक्षिणपंथियों ने अपना वर्चस्व दिखा दिया है और वहाँ पे लोग आ गए और वहाँ पे मोर और लेस जो है वॉर हैज़ बीन वन। अब जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे जो है चलेगा, उस पर भी तैयारी कीजिए। आप लोग सब जो है एक दूसरे से जुड़िए और इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए खबरों की। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई हैशटैग की ज़रूरत नहीं होती है,
खाली आप हर एक प्लेटफॉर्म को सिर्फ इंफॉर्मेशन से फ्लड कर दीजिए, इतना ज़्यादा आप ले आइए, क्योंकि आप संख्या में ज़्यादा हैं। वामपंथी कभी भी संख्या में ज़्यादा नहीं होते हैं। इन्होंने जब तक वन वे कम्युनिकेशन का दौर रहा ना, कि टीवी से बैठ के इन्होंने ज्ञान धारा दे दी, भाग गया, अखबार में लिख दिया, भाग गया, रेडियो पे बोल दिया, भाग गया। जब से ये वेब 2.0 टाइप का सिचुएशन हो गया कि इंटरेक्शन होने लगा, कमेंट आप कर सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, तब से इनका वर्चस्व जो है घटता गया और अब इनकी विश्वसनीयता शून्य की तरफ बढ़ रही है, टेंडिंग टू जीरो टाइप का है। तो इसलिए आप सिर्फ इंफॉर्मेशन से फ्लड कर दीजिए, वामपंथी वहाँ से भाग जाएगा। कोई गाली देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन आप दीजिए, उनसे इंगेज मत कीजिए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है, उनकी मानसिक क्षमता इस तरह की नहीं है कि वो आपसे और मुझसे डिबेट कर सके। नहीं, क्योंकि उनके डिबेट का बेस ही फेक होता है, वो झूठ से ही बात शुरू करते हैं, इसलिए उससे इंगेज करने की वो दुत्कारने योग्य है। वो खुजली वाले कुत्ते हैं, उनसे दूर रहिए। वामपंथी जहरीले, वो जो विश्व बेल होती है ना, उस तरह की चीज़, परजीवी हैं ये जहाँ बैठते हैं उसी का रक्त चूसते हैं, उसी से थ्राइव करते हैं। इन खुजलाहा कुत्तों से दूर रहिए। इनका देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे इनकी चमड़ी पर से जो बाल का लेयर है ना, वो गायब हो रहा है, ये इसी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। तो इन वामपंथी हरामखोरों से दूर रहिए, इनसे इंगेज बिल्कुल मत कीजिए। इनको हाँ दुत्कारते रहिए और सभ्य शब्दों में जैसे आलोचना कर सकते हैं करते रहिए, जब जब आपको प्लेटफॉर्म मिले, और ये लोग जो है शांत हो जाएंगे। तो ये थी वामपंथ और मीडिया की स्थिति, और आशा है कि आप लोग जो जुड़े हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत जो है मेरी बातें समझ में आई होंगी। इसको शेयर कीजिए, आप लोग फैलाइए ताकि और भी लोग देख सकें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैं @ajit.bh AJEET.bh पे हूँ। ट्विटर पे आना चाहते हैं तो @अजीत भारती AJEETBHARTI पे हूँ, और इन दो जगहों पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे आप जान ही जाएंगे अभी कि कैसे फॉलो करना है, वहाँ पे आइए। वैचारिक डिस्कशंस होते रहने चाहिए, वामपंथियों को लताड़ते रहिए, वो आपके टेंशन के लायक नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ दुत्कारिए। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।